मुंशी बरकत अली इशा की नमाज पढ़कर चहल कदमी करते हुए अमीन आबाद पार्क तक चले आए। गर्मियों की रात हुआ बंद थी। शरबत की छोटी छोटी दुकानों के पास लोग खड़े बातें कर रहे थे। लौंडे चीख चीख कर अखबार बेच रहे थे। बेले के हार वाले हर भले मांस के पीछे हार लेकर लपकते। चौराहे पर तांगा और यक्का वालों की लगातार पुकार जारी थी। चौक, एक सवारी चौक, मियाँ चौक पहुंचा दूं, ये हुजूर कोई तांगा वानिगा चाहिए, हार बेले के, गजरे मोती के, क्या मलाई की बर्फ है। मुंशी जी ने एक हार खरीदा, शरबत पिया और पान खाकर पार्क के अंदर दाखिल हुए। बेंचों पर बिल्कुल जगह न किया। लोग नीचे घास पर लेटे हुए थे। चंद बेसिरे गाने के शौकीन इधर उधर शोर मचा रहे थे। बाज आदमी चुप बैठे धोतियां खिसका कर बड़े इत्मीनान से अपनी टांगें और रानें खुजाने में मशगूल थे। इसी दौरान में वो मच्छरों पर भी झपट झपट कर हमले करते जाते थे। मुंशी जी चूंकि पायजामा पोश आदमी थे, उन्हें इस बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आया। अपने जी में उन्होंने कहा कि उन कम बख्तों को कभी तमीज न आएगी। इतने में एक बेंच पर से किसी ने उन्हें पुकारा, मुंशी बरकत अली। मुंशी जी मुड़े, अखाह लाला जी आप हैं, कहिए मिजाज तो अच्छे हैं। मुंशी जी जिस दफ्तर में नौकर थे, लाला जी इसके हेड क्लर्क थे। मुंशी जी उनके मातहत थे। लाला जी ने जूते उतार दिए थे और बेंच के बीचों बीच में पीर उठाकर अपना भारी भरकम जिस्म लिए बैठे थे। वो अपनी तोंद पर नरमी से हाथ फेरते जाते और अपने साथियों से, जो बेंच के दोनों कोनों पर अदब से बैठे हुए थे, चीख चीख कर बातें कर रहे थे। मुंशी जी को जाते देखकर उन्होंने उन्हें भी पुकार लिया। मुंशी जी लाला साहिब के सामने आकर खड़े हो गए। लाला जी हंस के बोले, कहो मुंशी बरकत अली, ये हार वार खरीदे हैं क्या, इरादे किया है? और ये कहकर जोर से कहकहा लगाकर अपने दोनों साथियों की तरफ दाद तलब करने को देखा। उन्होंने भी लाला जी का मंशा देखकर हंसना शुरू किया। मुंशी जी भी रूखी फीकी हंसी हंसे, जी इरादे किया है, हम तो अब जानिए गरीब आदमी ठहरे, गर्मी के मारे दम नहीं लिया जाता, रातों की नींद हराम हो गई, ये हार ले लिया शायद 2 घड़ी आंख लग जाए। लाला जी ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा और हंसे, शौकीन आदमी हो मुंशी, क्यों ना हो, और ये कहकर फिर अपने साथियों से गुफ्तगू में मशगूल हो गए। मुंशी जी ने मौका गनीमत जानकर कहा, अच्छा लाला जी चलते हैं, आदाब अर्ज है, और ये कहकर आगे बढ़े। दिल ही दिल में कहते थे कि दिन भर की घुस घुस के बाद ये लाला कमबख्त सर पड़ा पहुंचाता है, इरादे क्या है। हम कोई रईस ताल्लुकदार हैं कहीं के रात को बैठकर मुजरा सुने और कोठों की सैर करें, जेब में कभी चूनी से ज्यादा हो भी सही, बीवी बच्चे 60 रुपया महीना, ऊपर से आदमी का कुछ ठीक नहीं, आज न जाने किया था जो 1 रुपया मिल गया। ये देहाती अहल मामला कमबख्त रोज बरोज चालाक होते जाते हैं। घंटों की झकझक के बाद जेब से टका निकालते हैं और फिर समझते हैं कि गुलाम खरीद लिया, सीधे बात नहीं करते। कमीना नीचे दर्जे के लोग, उनका सर फिर गया है। आफत हम बेचारे शरीफ सफेद पौशों की है। एक तरफ तो नीचे दर्जे के लोगों के मिजाज नहीं मिलते, दूसरी तरफ बड़े साहिब और सरकार की सख्ती बढ़ती जाती है। अभी 2 महीने पहले का जिक्र है, बनारस के जिला में 2 मुहर्रिर बेचारे रिश्वत सतानी के जुर्म में बर्खास्त कर दिए गए। हमेशा यही होता है, गरीब बेचारा पिसता है, बड़े अफसर का बहुत हो अलिफ तो एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो गया। मुंशी जी साहिब, किसी ने बाजू से पुकारा। जमन चपरासी की आवाज। मुंशी जी ने कहा, अखाह तुम हो जमन। मगर मुंशी जी चलते रहे, रुके नहीं। पार्क से मुड़कर नजीराबाद में पहुंच गए। जमन साथ साथ हो लिया। दुबले पतले, पिस्ता कद, मखमल की कुश्ती नुमा टोपी पहने, हार हाथ में लिए, आगे आगे मुंशी जी और उनसे कदम 2 कदम पीछे साफा बांधे, चुपकुन पहने कवि हैकल, लंबा चौड़ा चपरासी जमन। मुंशी जी ने सोचना शुरू किया कि आखिर इस वक्त जमन का मेरे साथ साथ चलने में क्या मकसद किया है। कहो भाई जमन, क्या हाल है?
अभी पार्क में हुड क्लार्क साहिब से मुलाकात हुई थी, वो भी गर्मी की शिकायत करते। अजी मुंशी जी क्या अर्ज करूं, एक गर्मी सिर्फ थोड़ी है मारे डालती है। 4:30-5 बजे दफ्तर से छुट्टी मिली, इसके बाद सीधे वहां से बड़े साहिब के यहाँ घर पर हाजिरी देनी पड़ी। अब जाकर वहां से छुटकारा हुआ तो घर जा रहा हूँ। अब जानिए कि 10 बजे सुबह से रात के 8 बजे तक दौड़ धूप रहती है। कचहरी के बाद 3 दफा दौड़ दौड़ कर बाजार जाना पड़ा। बर्फ, तरकारी, फल सब खरीद के लाओ और ऊपर से डांट अलग पड़ती है। आज दामों में टका ज्यादा क्यों है और ये फल सड़े क्यों हैं? आज जो आम खरीद के ले गया था वो बेगम साहिब को पसंद नहीं आए, वापसी का हुक्म हुआ। मैंने कहा हुजूर, अब रात को भला ये वापस कैसे होंगे? तो जवाब मिला, हम कुछ नहीं जानते, कूड़ा थोड़ी खरीदना है। सो हुजूर ये रुपया के आम गिले पड़े। आम वाले के यहाँ गया तो एक तो में करनी पड़ी। रुपया आम 12 आने में वापसी हुए। चूनी को चोट पड़ी, महीना का खत्म। और घर में हुजूर किस्म ले लीजिए जो सूखी रोटी भी खाने को हो। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं और कौन सा मुंह लेकर जोरू के सामने जाऊं। मुंशी जी गिराई आखिर जमन का मंशा इस सारी दास्तान के बयान करने से किया था। कौन नहीं जानता कि गरीब तकलीफ उठाते हैं और भूखे मरते हैं, मगर मुंशी जी का इसमें क्या कसूर? उनकी जिंदगी खुद कौन बहुत आराम से कटती है। मुंशी जी का हाथ बे इरादे अपनी जेब की तरफ गया। वो रुपया जो आज उन्हें ऊपर से मिला था सही सलामत जेब में मौजूद था। ठीक कहते हो मियां जमन, आजकल के जमाने में गरीबों की मरन जिसे देखो यही रोना रोता है, कुछ घर में खाने को नहीं। सच पूछो तो सारे आसार बताते हैं कि क़यामत करीब है। दुनिया भर के जालिये तो चीन से मजे उड़ाते हैं और जो बेचारे अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें हर किस्म की मुसीबत और तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है। जमन चुपचाप मुंशी जी की बातें सुनता उनके पीछे पीछे चलता रहा। मुंशी जी ये सब कहते तो जाते थे मगर उनकी घबराहट भी बढ़ती जाती थी। मालूम नहीं उनकी बातों का जमन पर क्या असर हो रहा था। कल जुमा की नमाज के बाद मौलाना साहिब ने आसार क़यामत पर वाज फरमाया, मियां जमन सच कहता हूँ, जिसने सुना उसकी आंखों से आंसू जारी थे। भाई दरअसल ये हम सब की सियाकारियों का नतीजा है। खुदा की तरफ से जो कुछ अजाब हम पर नाजिल हो वो कम है। कौन सी बुराई है जो हम में नहीं? इससे कम कसूर पर अल्लाह ने बनी इसराइल पर जो मुस्ब नाजिल की उनका ख्याल करके बदन के रूंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर वो तो तुम जानते ही होगे। जमन बोला, हम गरीब आदमी मुंशी जी, भला ये सब इल्म की बातें किया जाने क़यामत के बारे में तो मैंने सुना है, मगर हुजूर आखिर ये बनी इसराइल बेचारे कौन थे? इस सवाल को सुनकर मुंशी जी को जरा सुकून हुआ। खैर गुर्बत और फाके से गुजरकर अब क़यामत और बनी इसराइल तक गुफ्तगू का सिलसिला पहुंच गया था। मुंशी जी खुद काफी तौर पर इस कबीले की तारीख से वाकिफ न थे, मगर उन मजमूनों पर घंटों बातें कर सकते थे। वाह मियां जमन वाह, तुम अपने को मुसलमान कहते हो और ये नहीं जानते कि बनी इसराइल किस चिड़िया का नाम है। मियां सारा कलाम पाक बनी इसराइल के जिक्र से तो भरा पड़ा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का नाम भी तुमने सुना है जी? क्या फरमाया अपने? कलीमुल्लाह? अरे भाई हजरत मूसा। मूसा वही तो नहीं जिन पर बिजली गिरी थी? मुंशी जी जोर से ठट्ठा मार कर हंसे। अब उन्हें बिल्कुल इत्मीनान हो गया। चलते चलते वो कैसर बाग के चौराहे तक भी आ पहुंचे थे। यहाँ पर तो जरूर ही इस भूखे चपरासी का साथ छोटेगा। रात को इत्मीनान से जब कोई खाना खाकर नमाज पढ़कर दम भर की दिलबस्तगी के लिए चहल कदमी को निकले तो एक गरीब भूखे इंसान का साथ साथ हो जाना, जिससे पहले की वाकिफियत भी हो, कोई खुशगवार बात नहीं। मगर मी जी आखिर करते क्या? जमन को कुत्ते की तरह धुतकार तो सकते न थे, क्योंकि एक तो कचहरी में रोज का सामना, दूसरे वो नीचे दर्जे का आदमी ठहरा। क्या ठीक कोई बदतमीजी कर बैठे तो सरबाजार खामखा को अपनी बनी बनाई इज्जत में बटा लगे। बेहतर यही था कि अब इस चौराहे पर पहुंचकर दूसरी राह ली जाए और यूं इस छुटकारा हो। खैर, बनी इसराइल और मूसा का जिक्र मैं तुमसे फिर कभी पूरी तरह करूंगा। इस वक्त तो जरा मुझे इधर काम से जाना है। सलाम मियां जमन। ये कहकर मुंशी जी कैसर बाग के सिनेमा की तरफ बढ़े।
मुंशी जी को यूं तेज कदम जाते देखकर पहले तो जमन एक लम्हा के लिए अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। इसकी समझ में नहीं आता था कि वो आखिर करे तो क्या करे। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। इसकी आंखें एक बेमानी तौर पर उधर उधर मुड़े। तेज बिजली की रोशनी, फव्वारे, सिनेमा के इश्तिहार, होटल, दुकानें, मोड़, तांगे, यक्के और सबके ऊपर तारीक आसमान और झिलमिलाते हुए सितारे, गरज खुदा की सारी बस्ती। दूसरे लम्हा में जमन मुंशी जी की तरफ लपका। वो अब खड़े सिनेमा के इश्तिहार देख रहे थे और बेहद खुश थे कि जमन से जान छूटी। जमन ने उनके करीब पहुंचकर कहा, मुंशी जी। मुंशी जी का कलेजा धक से हो गया। सारी मजहबी गुफ्तगू, सारी क़यामत की बातें सब बेकार गईं। मुंशी जी ने जमन को कुछ जवाब नहीं दिया। जमन ने कहा, मुंशी जी अगर आप इस वक्त मुझे 1 रुपया कर्ज दे सकते हो तो मैं हमेशा। मुंशी जी मोड़े, मियाँ जमन, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त तंगी में हो, मगर तुम तो खुद जानते हो कि मेरा अपना क्या हाल है। रुपया तो रुपया, 1 पैसा तक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर मेरे पास होता तो भला तुमसे छुपाना थोड़ा ही था। तुम्हारे कहने की भी जरूरत न होती, पहले ही जो कुछ होता तुम्हें दे देता। बावजूद उसके जमन ने इसरार शुरू किया, मुंशी जी किस्म ले लीजिए, मैं जरूर आपको तनख्वाह मिलते ही वापस कर दूंगा। सच कहता हूँ हुजूर, उस वक्त कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। मुंशी जी इस झक से बहुत घबराते थे। इनकार चाहे वो सच्चा ही क्यों ना हो तकलीफ दे होता है। इसी वजह से तो वो शुरू से चाहते थे कि यहाँ तक नौबत ही ना आए। इतने में सिनेमा खत्म हुआ और तमाशाई अंदर से निकले। अरे मियाँ बरकत भाई, तुम कहाँ? किसी ने पहलू से पुकारा। मुंशी जी जमन की तरफ से उधर मुड़े। एक साहिब मोटे ताजे 30-35 बरस के, उनघर खा और 2 पली टोपी पहने, पान खाए, सिगरेट पीते हुए मुंशी जी के सामने खड़े थे। मुंशी जी ने कहा, अखाह तुम हो, बरसों के बाद मुलाकात हुई। तुमने लखनऊ तो छोड़ ही दिया, मगर भाई क्या मालूम आते भी होगे तो हम गरीबों से क्यों मिलने लगे। ये मुंशी जी के पुराने कॉलेज के साथी थे, रुपए पैसे वाले रईस आदमी। वो बोले, खैर ये सब बातें तो छोड़ो, मैं 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ, जरा लखनऊ में तफरी के लिए चलूं। इस वक्त मेरे साथ चलूं। तुम्हें वो मुजरा सुनवा है कि उम्र भर याद करो। मेरी मोटर मौजूद है, अब ज्यादा मत सोचो, बस चले चुल्लू। सुना है तुमने कभी नूर जहां का गाना, आहा हा हा, क्या गाती है, क्या बताती है, क्या नाचती है। वो अदा, वो फबन, इसकी कमर की लचक, इसके पाँव के घुंघरू की झनकार। मेरे मकान पर खिले सहन में तारों की छांव में महफिल होगी। भेरवी सुनकर जलसा बर्खास्त होगा। बस अब ज्यादा न सोचो, चले ही चुल्लू। कल इतवार है। बीवी बेगम साहिबा की जूतियों का डर है। अगर ऐसा ही औरत की गुलामी करना थी तो शादी क्यों की। चिल्लू भी मियाँ, लुत्फ रहेगा। रूठी बेगम को मनाने में भी तो मजा है। पुराना दोस्त, मोटर की सवारी, गाना नाच, जन्नत निगाह, फिरदौस गोश। मुंशी जी लपक कर मोटर में सवार हो लिए। जमन की तरफ उनका ख्याल भी ना गया। जब मोटर चलने लगी तो उन्होंने देखा कि वो वहां इसी तरह चुप खड़ा है।